हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांझ अकेडमी। दिस इज़ मी संध्या और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड का लास्ट पार्ट। दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पॉलीन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशंस डिस्कस की थी। इसके साथ ही अलग अलग जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि जो हेट्रो एटम्स हैं, उनमें किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हम लोगों ने नैप्थलीन, एंथ्रासीन ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन्हें भी जाके ज़रूर चेकआउट करना। तो आज का जो हमारा पार्ट है, इसमें हम लोग आने वाले जितने भी हमारे 5 मेंबर्ड हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं और सपोर्टिव लगती हैं, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू ऑल विल सपोर्ट मी। थैंक यू। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फ्यूरान, पायरॉल, थायोफीन एंड पिरिडीन। सिर्फ एक ही वीडियो में हम इन चारों की किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनकी क्या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स और इनका रिलेटिव एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर भी डिस्कस करने वाले हैं इन अ वन सिंगल वीडियो। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। हमारे पास है फ्यूरान, पायरॉल, थायोफीन एंड पिरिडीन। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारा जो पायरॉल, फ्यूरान और थायोफीन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। इनमें 4 तो कार्बन ही होती है रिंग में और एक कोई हेट्रो एटम होता है। ठीक है, हेट्रो एटम का यहाँ क्या मतलब है? एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज हेट्रो एटम। जैसे आप बेंजीन रिंग देखते हो ना, तो बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 के 6 ही कार्बन होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? वो एक प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड है। बट ये एरोमेटिक तो होते हैं, पर इनमें सारे के सारे एलिमेंट्स कार्बन नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हेट्रो कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम इनको ध्यान से देखें कि इनके एरोमेटिक कैरेक्टर्स कैसे बिल्ट हुए हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर बना कैसे है। सबसे पहले हम पायरॉल को देखते हैं। अगर आप पायरॉल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 4 कार्बन है और एक हेट्रो एटम है। पायरॉल के केस में हेट्रो एटम कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, पायरॉल के केस में हेट्रो एटम कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। अब ये एरोमेटिक कैसे हैं? देखो, किसी भी एलिमेंट को एरोमेटिक होने के लिए हमारे को हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एरोमेटिसिटी की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि प्लेनर होना ज़रूरी है। इसके अलावा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो एक एक करके हम इन सारी ही प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये हक्कल रूल को, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? अगर ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो हम इसके बाकी की एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक एक करके देखेंगे। तो हक्कल रूल फॉलो करने के लिए इसके पास बेसिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, ये डबल बॉन्ड में कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस डबल बॉन्ड में कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये नाइट्रोजन के ये दोनों लोन पेयर भी हमारे रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के जो हमारे पास लोन पेयर है ना, ये भी रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप काउंट करोगे तो आपको देखो यहाँ पे मिल जाएंगे 2 + 2 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। इसके अलावा देखो, ये जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे हैं? कॉन्जुगेशन में। ठीक है, दे आर अल्टरनेटली प्लेस्ड। दैट मीन्स कि ये हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी है। तो इसका क्या मतलब है? दैट दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। सिमिलरली हमारा फ्यूरान, थायोफीन भी इसी चीज़ को फॉलो करता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। दैट मीन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि देखो, 2 तो इन्होंने क्या किया, 2 बॉन्ड्स इसके कैसे हो गए? यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के साथ पार्टिसिपेट कर लिया, यहाँ पे जो था वो इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। अब बचा कौन? ये ऑक्सीजन बचा। और इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो अब देखो, हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं कि कितने लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं हम, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। दैट मीन्स कि अगर इस रिंग को एरोमेटिक होने के लिए, हकल रूल फॉलो करने के लिए इसके पास कितने हैं, 2 + 2 4 तो इलेक्ट्रॉन्स है, हमें 2 और चाहिए, तो सिर्फ हम इसके 2 ही और इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में पार्टिसिपेट करवाएंगे, ना कि 4। इसी वजह से इस ऑक्सीजन के सिर्फ ये जो 2 लोन पेयर्स हैं वो ही रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये भी एक एरोमेटिक कैरेक्टर है, कंपाउंड है, ये वाले जो दोनों हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी हम इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, जिसमें इसकी जो p ऑर्बिटल्स हैं किस तरीके से प्लेस्ड हैं। एक होता है जो रिंग के टुवर्ड्स होता है, और एक होता है परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर वाले होते हैं ना, वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। देखो कैसे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड बने, ठीक है, तो इन दोनों p ऑर्बिटल्स को कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के टुवर्ड्स होना चाहिए। अगर एक का देखो इनमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है डबल बॉन्ड बनने के लिए। अगर एक p ऑर्बिटल इस तरीके से प्लेस्ड है और दूसरी इस तरीके से प्लेस्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में नहीं आएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। डबल बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, देखो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है p ऑर्बिटल्स की। अगर वो लोग साइडवेज नहीं प्लेस्ड हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो अभी अगर हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस तरीके से सिर्फ एक ही इसकी p ऑर्बिटल होती है, वो प्रॉक्सिमिटी में होती है, और दूसरी वाली परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से वो प्रॉक्सिमिटी में नहीं होती। इसी तरीके से हम सल्फर की बात कर ले। सल्फर के पास भी क्या है, दो लोन पेयर्स है, दैट मीन्स इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और जैसे कि हमने बात की हकल रूल फॉलो कराने के लिए इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और ये सल्फर अपने 2 और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिंग में डोनेट करवा देगा। इस तरीके से हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन क्या है, एरोमेटिक इन नेचर है, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हकल रूल फॉलो करने के लिए हमारे रिंग को और कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। इसी के हिसाब से हमारे जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब साथ ही साथ हम पिरिडीन की भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ये पिरिडीन कैसा है, ये 6 मेंबर्ड हेटेरोएटम है। जैसे हमने देखा पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन क्या है, ये 5 मेंबर्ड हेटेरोएटम्स है, और जो हमारा पिरिडीन है वो क्या है, 6 मेंबर्ड हेटेरोएटम है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 ये और 2 ये, तो इसके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रिंग में है। तो अब आप बच्चे बताओ कि जब इसका क्या बोलते हैं, हकल रूल ऑलरेडी फॉलो है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो ये नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों आएगा भाई, आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये इसको भी हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और उस कंडीशन में हकल रूल फॉलो नहीं होगा। और अगर हकल रूल फॉलो नहीं होगा दैट मीन्स ये एरोमेटिक नहीं है। बट हमको पता है कि पिरिडीन एरोमेटिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नाइट्रोजन के लोन पेयर्स रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, so that is why we have 6 pi electrons and pyridine is aromatic in nature। तो अब हमने क्या किया, इन सब की एरोमेटिक कैरेक्टर्स को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम इनकी रेजोनेंस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे ये 5 मेंबर्ड हेटेरोएटम्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन आर हेटेरोसाइकल्स विद 5 मेंबर्ड रिंग। इनके पास कैसी होती है, 5 मेंबर्ड रिंग्स है, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। देखो हेटेरो क्यों, बिकॉज दे हैव एन अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यदि हमारे पास कोई अदर एलिमेंट रिंग में प्रेजेंट होगा तो उसी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। These compounds are aromatic because they are cyclic and planar। ये aromatic क्यों है, क्योंकि ये cyclic है और साथ ही साथ planar है। planar से हमारा क्या मतलब है, देखो अगर आप इस रिंग को ध्यान से देखो, सपोज हम यहाँ ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो रिंग के ऊपर प्रेजेंट रहता है,
और रिंग के नीचे प्रेजेंट रहता है, जस्ट लाइक बेंजीन। बेंजीन में भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, वो ऊपर और नीचे प्लेस होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्लेनर कहते हैं। सिमिलरली इनके केस में भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, वो रिंग के ऊपर और नीचे प्लेस होता है और वो इसे क्या कराता है, प्लेनर बनाता है। अब आप ध्यान से देखोगे कि किस तरीके से इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में देना है, देखो सबसे पहले इस ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट किए, यहाँ बॉन्ड बन गई और ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड था ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाली कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये रोटेशन आगे बढ़ेगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या, ये जो हमारा माइनस चार्ज था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और डबल बॉन्ड क्या होगा, माइनस चार्ज में कन्वर्ट होगा, जैसे कि यहाँ देखो। इसके बाद क्या हुआ, ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरीके से और ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था ये आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन इसी तरीके से होती रहती है। अब आप लोग खुद एक एक करके सभी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, उसके साथ साथ ही हमारा माइनस चार्ज भी आगे शिफ्ट होता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी। तो ऐसे करके आप इन सब के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सल्फर की बात कर लेते हैं। देखिए सल्फर वाले केस में दैट इज थायोफीन, थायोफीन के केस में अगर आप देखें तो ये वाला जो हमारा लोन पेयर था ये भी इसी तरीके से डोनेट हो रहा है। देखो ऑक्सीजन के केस में इन लोन पेयर ने कुछ भी नहीं किया, इसी तरीके से सल्फर के केस में भी इन लोन पेयर्स ने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं करने से मेरा मतलब ये है कि रिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जिसने रिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया दैट मीन्स उसने एरोमेटिसिटी में कोई मदद नहीं की। एरोमेटिसिटी में मदद कौन करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स जो हकल रूल फॉलो करते हैं और साथ ही साथ वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इस स्पेसिफिक केस में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सल्फर ने क्या किया, ये यहाँ पे आगे हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गई, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर और उसके साथ साथ ये जो हमारा डबल बॉन्ड था ये फिर से गया इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद फिर आगे ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ इस कार्बन पे माइनस चार्ज और ये वाला जो माइनस चार्ज था ये फिर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली फिर ये माइनस प्लस ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया और ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये फिर आगे शिफ्ट हो गया और ऐसे करके ये रोटेशन होती है और हमें अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। अब अगर हम ध्यान से हमारे लास्ट नाइट्रोजन वाले केस में देखें दैट इज अपना पायरॉल, पायरॉल का केस अगर हम ध्यान से देखें तो क्या देखते हो आप, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, दूसरा कौन है, हाइड्रोजन है। दैट मीन्स इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि रिंग के कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आप देखो तो ये हमारा लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर सिमिलरली ये कॉन्जुगेशन इसी तरीके से हुई और हमें इसके रिस्पेक्टिव हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए। इसको आप ज़रूर बना के देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप इनके सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से बना के देखना। तो हमने अब क्या समझ लिया कि किस तरीके से हमारे पायरॉल, फ्यूरान और थायोफीन अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं और वो एरोमेटिक क्यों होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। अगर आपको इनका ऑर्बिटल डायग्राम पता होगा ना तो आप इन्हें 3D में इमेजिन कर सकते हो। देखो अगर आप 3 डायमेंशनली इमेजिन कर लोगे ना कि कौन सा जो पी ऑर्बिटल था वो पैरेलल था, किनके बीच में बॉन्ड बनी, कौन हमारे क्या बोलते हैं मिलके डबल बॉन्ड बनाए और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया रिंग में प्लेस्ड है और डबल बॉन्ड बनाएंगे और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कौन से पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऑर्बिटल डायग्राम से ही हो सकती है। तो अब हम एक एक करके सबसे पहले पायरॉल का, फिर फ्यूरान का और लास्टली पिरिडीन का ऑर्बिटल डायग्राम दैट मीन्स स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले पायरॉल का केस देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं साइड वाइज ओवरलैप करके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये नाइट्रोजन के ये जो दोनों लोन पेयर्स हैं फिर ये इनके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे और ऐसे ही हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे पायरॉल के केस में। अब देखो ये नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिंग में, बिकॉज दे आर
पैरेलल टू दीज पी ऑर्बिटल्स, और इनका पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है कॉन्जुगेशन के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है, कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं, जिसमें से एक लोन पेयर तो पैरेलल होता है और दूसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये तो बहुत ईजिली रिंग में पार्टिसिपेट करेगा और कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, बट इसकी प्रॉक्सिमिटी नहीं है इसके साथ, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल जो कि हमारा क्या बोलते हैं इस तरीके से लगा है और एक जो कि कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ये लोग एक दूसरे से कैसे हैं, ये लोग एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। साइड वाइज ओवरलैपिंग जब तक नहीं होगी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा। इस बात को अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसी वजह से ये वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और यहाँ पे हमारे जो फ्यूरान है उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में ये जो इनके जो बॉक्स लिखे इनको भी पढ़ लेते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ द पाई क्लाउड। देखो लिखा है ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्ट हैं हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। इसी तरीके से क्या लिखा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ द पाई क्लाउड, बट फिर यहाँ पे क्या लिखा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द पाई क्लाउड, दे आर इन sp2 ऑर्बिटल, दे आर परपेंडिकुलर टू द p ऑर्बिटल। देखो ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं है, क्यों पार्ट नहीं है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द p ऑर्बिटल। ये जो पर्पल वाली p ऑर्बिटल है इसके परपेंडिकुलर है हमारी ऑरेंज वाली p ऑर्बिटल। इसी तरीके से सेम केस इसमें भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। पिरिडीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या रहता है हमारे पास, टोटल एक यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगी, एक इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगी और एक इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ने साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली, एक एक इलेक्ट्रॉन ने साइड वाइज ओवरलैपिंग करके यहाँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। और ये जो नाइट्रोजन है ना, इस बार इन नाइट्रोजन भाई साहब ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है रिंग में, ना कि दो लोन पेयर दिए। क्यों नहीं दिए हैं, बिकॉज दीज लोन पेयर्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू द p ऑर्बिटल। अगर ऐसा होता कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना यहाँ पे लगे होते और ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरीके से, तो अब तो बहुत आसानी से ये रिंग में पार्टिसिपेट कर जाते, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो नाइट्रोजन का जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा, बिकॉज ये कैसा है, ये हमारा पैरेलल है रिंग के p ऑर्बिटल के साथ। बट ये वाला क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, पर पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से लिख लो। देखो, पाई बॉन्ड is formed by side-wise overlapping of the p orbitals, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो हमारी इस बॉक्स में बात लिखी थी इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि अगर कोई p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है टू द p ऑर्बिटल ऑफ द रिंग, तो होगा क्या, वो दोनों एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे और उस वजह से वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स, कि कैसे ये एक दूसरे से कौन ज़्यादा एरोमेटिक है कौन कम एरोमेटिक है, इसका डिफ्रेंशिएशन का बेसिस क्या होता है, किस बेसिस में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भैया ये वाला ज़्यादा एरोमेटिक है, ये वाला कम एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, ये किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो, तो हमारे पास यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। हमने कंपैरिजन किया है बिटवीन बेंजीन, थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरान, इनके बीच में हमने कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन करने के लिए दो हमने फैक्टर्स लिया है। सबसे पहले तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है।
रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू कितनी है, जो कि यहाँ किलो जूल्स में लिखी है सबकी, ठीक है। और दूसरी बात फिर हमने क्या देखा है कि जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो कितने इजीली डोनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर डोनेटेड इजीली। इन्हीं दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा एरोमेटिक है और कौन कम एरोमेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब देखो, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर बना के दिया है पेपर में और कुछ भी नहीं बताया रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, और ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि लोगों को एनर्जी याद नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज़ जस्टिफाइड, उसकी कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या देखना होगा, स्ट्रक्चर को देख के ही जस्टिफाई करना पड़ेगा और हमारा ऑर्डर देना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर को देख के हम ऑर्डर कैसे देंगे, तो हम ऑर्डर देंगे इन सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा वो उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। और अभी अभी आपने इनके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या देखा कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं ना तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो कैसे होते हैं, उनको तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, उनको देना पसंद नहीं है। तो अगर हम इनको इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन भैया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देना चाहेगा। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन सबसे कम देगा बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन और फिर लास्ट में आते हैं सल्फर भाई साहब, ठीक है। तो ये हमने इनको कैसे कंपेयर किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने कैसे देखा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग में नहीं देने की कोशिश करेगा। और अगर रिंग में नहीं देगा, और क्यों नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने रिंग में इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख लो, ठीक है। हम इन आंसर्स को किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं कि यदि हमारे बीएससी के 6th सेम में ये एग्जाम में पूछा गया कि हमें रिलेटिव एरोमेटिसिटी बताओ इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो आप कैसे बताओगे, आप उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करोगे, उनकी रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करोगे, और साथ ही साथ ये चीज़ें भी बताओगे कि कैसे इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बना देना। अगर आप इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना दोगे ना तो बोलोगे कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बियर कर पाता, इसीलिए वो सबसे कम एरोमेटिक होगा, और इसी वजह से हमने इनको ये ऑर्डर दिया है। तो अब इन तीनों की बात तो जस्टिफाई हो गई। और बेंजीन तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो रेजोनेंस है ना वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब एकदम स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड किस तरीके से कि अगर आप देखोगे कि ये बिल्कुल फुल्ली प्लानर है, अच्छी तरीके से प्लेनर है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, वो भी एकदम अच्छी तरीके से मतलब चारों तरफ एक तरफ से क्या बोलते हैं, स्प्रेड आउट है, ठीक है। स्प्रेड आउट मतलब कुछ इस तरीके से कि हम अगर ब्रेड है, ब्रेड में जैम लगा रहे हैं, तो अगर ब्रेड एकदम प्लेन है तो अच्छी तरीके से जैम लग जाएगा। बट यदि हमने एक ऐसी ब्रेड ली है जैसे उबड़ खाबड़ है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके की ब्रेड है, और उसमें हम जैम लगाने की कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करेंगे तो वो जैम अच्छे से नहीं लगेगा। उसी तरीके से जो हमारे बेंजीन के देखो जो 6 के 6 कॉर्नर है, 6 के 6 कॉर्नर्स पे कार्बन ही लगे हुए हैं। दैट मीन्स सबका जो क्या बोलते हैं शेप है एक जैसा ही है, बट यहाँ पे 4 कार्बन लगे और 1 सल्फर लगा। ये जो सल्फर है ना, ये क्या करेगा, ऊपर होगा या नीचे होगा थोड़ा सा, तो प्लेनैरिटी को डिस्टर्ब करेगा। जो प्लेनैरिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ना, तो होगा क्या कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो अच्छे से स्प्रेड आउट नहीं रहेगा, और वो इसकी एरोमेटिसिटी को थोड़ा सा घटा देगा। तो यहाँ पे इसके लिए एक ही हम रीज़न देंगे, क्योंकि हमारी जो बेंजीन रिंग है उसमें लगा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरी रिंग में, और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। और ऐसा करके हमने इन्हें इनके एरोमेटिसिटी के बेसिस में कंपेयर कर लिया, तो देखा सबसे ज़्यादा हमारा कौन है, बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। और साथ ही साथ इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू आई है जो कि मशीन से आती है, जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं मशीन्स के थ्रू, तो यहाँ पे हमें मिलती है 151, इसकी 130, इसकी 100 और इसकी 88। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, लीस्ट एरोमेटिक है, कौन, फ्यूरान।
तो ये हमने देख ली इनकी रिलेटिव एरोमेटिसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में ये जो अलग अलग कार्बन है ना, इनको नाम क्या दिया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कितने टोटल 1 2 3 4 5 टोटल हम लोग 5 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, ये तो कार्बन है, इसको हम क्या कहा हमने, C2 कार्बन कहा, इसको C3 कार्बन कहा, इसको C4 कार्बन कहा और इसको क्या कहा, C5 कार्बन कहा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इनको नेम दे दिया। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से हमारे रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, मतलब किस साइड से अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से अटैकिंग करेगा, क्या वो C2 पोजीशन पे करेगा या C3 पोजीशन पे करेगा। जो यहाँ C2 है और C5 वो सेम ही है। ठीक है, किस तरीके से सेम है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करती, इसको 1 बोलती, इसको 2 बोलती, इसको 3 बोलती, इसको 4 बोलती, इसको 5 बोलती। ठीक है, तो सेम ही है एक तरीके से। अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो इसे 2 बोल रहे हो, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो इसे 2 बोल रहे हो, तो हम मानेंगे कि C2 और C5 पोजीशंस क्या हैं, एक ही हैं। इसी तरीके से C3 और C4 पोजीशंस भी क्या हैं, एक ही हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ x क्यों लिखा है। x इसलिए लिखा है, इन जनरल हम बता रहे हैं, x की जगह आप यहाँ नाइट्रोजन लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो और सल्फर लगा लो। हियर C2 एंड C5 पोजीशंस आर अल्फा पोजीशंस, इन दोनों पोजीशंस को अल्फा कहा गया है। इसी तरीके से C3 एंड C4 पोजीशंस आर बीटा पोजीशंस, बीटा पोजीशन। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है कि अल्फा पोजीशन पे अटैक फेवरेबल होगा या बीटा पोजीशन पे अटैक फेवरेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या यहाँ पे इन लोगों ने दलील दी है कि ऐसा क्यों होगा, वो हम देख लेते हैं। 5 membered aromatic hydrocycles with one heteroatom undergo electrophilic substitution reaction preferentially at alpha position, that is C2 and C5, rather than at beta position, that is C3 and C4, because greater resonance stabilization of the intermediate. अब इनका ये कहना है कि हमारा अल्फा पोजीशन पे अटैक इसलिए होता है क्योंकि बनने वाले स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छा है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के ही समझेंगे ऑब्वियसली। तो हम देख लेते हैं, अभी हमने बस इनको इतना बता दिया कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से अल्फा पोजीशन पे अटैक फेवरेबल है। अब हमको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के भी दिखाने पड़ेंगे, तो चलो बनाते हैं। रिएक्शन अल्फा पोजीशन पे कैसे प्रेफर होती है ओवर बीटा पोजीशन, और साथ ही साथ इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस तरीके से होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, ये जो हमारे लोन पेयर्स थे ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगी। और इसके बाद ये वाला जो डबल बॉन्ड था जब ये आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस माइनस चार्ज पे अटैक कर देगा और कुछ इस तरीके से हमको एक स्ट्रक्चर रिसीव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में कैसे स्टेबलाइज होगा, इसी की स्टेबलाइजेशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, फिर यहाँ पे है और उसके बाद ये पूरे रिंग में जाके डीलोकलाइज हो गया। ठीक है, सो क्या हुआ है, यहाँ पे मोर डीलोकलाइजेशन हुआ है जब C2 पे अटैक हुआ है। इस कारण हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मोर स्टेबल है। इस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने क्या किया है, पूरे रिंग में डीलोकलाइज कर दिया है। अब सेकेंड वाला केस देखिए, जब बीटा पोजीशन पे अटैक होता है, तो जब बीटा पोजीशन पे अटैक होता है तो बीटा कौन सी भाई, हमारी ये वाली पोजीशन है। हमने क्या देखा, ये जो लोन पेयर थे ये रिंग में गए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद ये वाला जो आगे शिफ्ट हुआ तो इस पोजीशन पे आ गया माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आके यहाँ पे अटैक कर देगा और कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। इस केस में आपने देखा जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ इतने ही पार्ट में लोकलाइज हो रहा है, दैट मीन डीलोकलाइज हो रहा है, पूरे रिंग में नहीं हो पा रहा डीलोकलाइज। इस वाले डबल बॉन्ड ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया रिंग में। तो हमने क्या देखा कि जब हम C3 पे अटैक करते हैं तो लेस डीलोकलाइजेशन होता है, इसीलिए प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है। इस वजह से बीटा पोजीशन के ओवर हम अल्फा पोजीशन को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन।
आपने क्या देखा, इस केस में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा था, इस वजह से बनने वाला प्रोडक्ट क्या था, ज़्यादा स्टेबल था। बट अगर सेकेंड केस में आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज नहीं हो रहा था, इस वजह से C3 अटैक से बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। आई होप अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको क्लियर होगा। सिमिलरली अब आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ना इस तरीके से कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपको दिया है और कह रहा है इसमें नाइट्रेशन कराओ, आपको कुछ नहीं करना है, नाइट्रो ग्रुप को चुपचाप से आके अल्फा पोजीशन पे लगा देना है। आपके पास नाइट्रो ग्रुप है तो आपको क्या करना है, उसको आके यहाँ पे इस पोजीशन पे लगा देना है। इस तरीके से आपको नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन जो भी बोले आपको सब अल्फा पोजीशन पे कर देना है, ठीक है, बिकॉज अल्फा पोजीशन इज प्रेफर्ड ओवर बीटा पोजीशन। सो आई होप दिस इज नॉट टू मच ऑफ केमिस्ट्री फॉर टूडेज लेक्चर। तो कोई भी चक्कर खा के मत गिरना। आई नो साइंस कैन बी समटाइम्स टू मच टू हैंडल, बट मैंने सबसे ईजी वे लिया है एक्सप्लेन करने का। आई होप अब आज के आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। हमने हमारे हेटेरोसाइक्लिक का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आप सिलेबस को देखें तो बस इसका जो सेकंड पार्ट है वो बचा है, उसको भी हम 1 वीडियो में कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और हम रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।